बहुत समय पहले एक गांव में रमेश नाम का एक अच्छा व्यक्ति रहता था। वो अपना जीवन बिताने के लिए जंगल में जाकर बांस काटकर उन्हें सर पर रखकर शहर जाकर बेचता रहता था। अगर कोई आपदा में रहता तो वो जितना हो सके उनकी सहायता करता रहता था। एक बार बच्चे बारिश में स्कूल से भीगते हुए चल रहे थे। तभी रमेश उन्हें देखकर उन पे तरस खाकर, अरे इतने छोटे उम्र में कितना मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे, के लिए कुछ ना कुछ करना होगा सोचकर जंगल जाकर इस बार हर रोज से ज्यादा बांस काटकर उन्हें लेकर आ रहा था। तभी अचानक से बेहोश होकर गिर गया। इतने में एक बूढ़ी औरत आकर उसके ऊपर पानी छिड़क कर, तुम कौन हो बेटा? तुम क्या करते हो? यहाँ पर क्यों आए हो? ना वजन क्यों उठा रहे हो? दादी, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है। कल बच्चे बारिश में भीग रहे थे तो उन्हें देखकर उनके जरूरत के लिए कुछ बनाने के लिए ये देखो ज्यादा बांस को शहर में बेचकर उन पैसों से बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने का मैंने निर्णय लिया था। आहा, कितना अच्छा दिल है बेटा तुम्हारा। तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग दिखते हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक मैजिकल बैम्बू स्टिक दे रही हूँ। तुम्हारे लिए ये बहुत काम आएगा। और एक बात, इन बांस को बेचे तो तुम्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे ना। इनसे तुम खिलौने तैयार करके बेचो, व्यापार अच्छा चलेगा। कहकर वहाँ से चली गई। उस बूढ़ी औरत के कहे जैसे ही रमेश बांस से छोटे छोटे खिलौने बनाने लगा। बैम्बू कार, बैम्बू बस, ऐसे खिलौने बनाकर शहर में बेचने लगा। एक बार स्कूल से बच्चे हरदंग के जैसे ही धूप के मौसम में धूप में जा रहे थे तो रमेश उन बच्चों के पास आकर, रे बच्चों, अब से तुम लोगों को ऐसे कड़ी धूप और बारिश में जाने की जरूरत नहीं है रे, ये लीजिए तुम्हारे लिए स्कूल बस। कहकर उसका बनाया हुआ बैम्बू स्कूल बस को निकालकर उस मैजिकल स्टिक से छुआ। बस वो स्कूल बस सच में एक असली स्कूल बस में बदल गई। सारे बच्चे खुश होकर तालियां मारने लगे। एक बार रमेश कहीं जा रहा था उसे एक ड्राइवर दुखी होते हुए दिखा। रमेश उसके पास जाकर, तुम दुखी क्यों हो? तब वो भाड़ में उसका कार बह गया है कहकर कहा। रमेश तुरंत एक बैम्बू कार को निकालकर मैजिकल स्टिक से उसे छुआ। बस वो एक बड़े से बैम्बू कार में बदल गया। वो ड्राइवर बहुत खुश हुआ। एक बार एक गर्भवती औरत के लिए ट्रैक्टर एम्बुलेंस को तैयार किया। ऐसे अपने मैजिकल स्टिक की मदद से गांव के सारे समस्याओं को वो दूर करने लगा। एक गांव में रामदेव नाम का एक किसान तरबूजों की खेती करता रहता था। नेशनल हाईवे के पास उनका 2 एकड़ का खेत है। एक दिन जब रामदेव अपने खेत में काम कर रहा था तो उनका बेटा सचदेव आकर, पिताजी, शहर में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है। मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। एमएस करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। उसके लिए 10 लाख दीजिए। देखो बेटा, अब तक तो मैं अपनी शक्ति से बढ़कर तुमको पढ़ाया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है और हमारे पास जो है वो बस ये 2 एकड़ का खेत है। चाहिए तो हमारे तरबूजों को बेचकर उन आए हुए पैसों से तुमको जो करना है करो। बेटा, एक बात याद रखना, मैं अनपढ़ किसान हूँ, इसलिए बहुत मेहनत करके काम करता हूँ। तुम तो पढ़े लिखे हो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके काम करो। कहकर चला गया। ये तरबूज बेचे तो 1 लाख भी नहीं आएगा। उन पैसों से इस गांव में मैं क्या कर सकता हूँ, सोचने लगा और उनके खेत के पास हाईवे को देखा तो उनको कैलाश ढाबा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। हाईवे पर जाते हुए यात्रिक कैलाश के ढाबे के पास रुककर खाना खा रहे थे। वो देखकर सचदेव को एक विचार आया, मेरे खेत में तरबूज बेचकर आने वाले 1 लाख से तो मैं अमेरिका तो नहीं जा सकता हूँ। वही पैसों से इस हाईवे पर एक कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट लगाऊं तो बहुत कम समय में मुझे जितना चाहिए उतना पैसे कमा सकता हूँ, तब मैं अमेरिका जा सकता हूँ, कहकर सोचा। उसकी सोच से कैलाश ढाबा रेस्टोरेंट के बाजू में एक जैंट वाटरमेलन रेस्टोरेंट के रूप में एक नया कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट की निर्माण किया।
उस रेस्टोरेंट में वाटरमेलन कॉन्सेप्ट के नाम पे वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन आइसक्रीम्स, वाटरमेलन डोसा, वाटरमेलन बिरयानी, वाटरमेलन परोटा, ऐसे वाटरमेलन को मेन इंग्रेडिएंट बनाते हुए नया नया रेसिपीज बनाना शुरू किया। सत्यदेव का ये वाटरमेलन कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेस हुआ और कैलाश का बिजनेस बहुत गिर गया। कुछ दिनों के बाद सत्यदेव के खेत में तरबूजे खत्म हो गए थे और रेस्टोरेंट को वाटरमेलन का स्केर्सिटी आया। वो बात जानकर कैलाश, वो सत्यदेव तो वाटरमेलन कॉन्सेप्ट के नाम पे बहुत हंगामा किया था। अब उनके खेत में तरबूजे खत्म हो गए हैं, इसलिए कस्टमर सारे मेरे ढाबा को ही आ रहे हैं, कहकर बहुत खुश हुआ। सत्यदेव तरबूजों के लिए दूसरों के खेत में जाकर, देखिए आपका तरबूजों को मैं जो मार्केट में मिलता है वही रेट को देकर इधर ही खरीदूंगा। आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा और फायदा होगा। आप मुझे ही बेचिए। किसान खुश होकर ठीक है बेचेंगे कहकर मान गए। दूसरों को खेत में से लाए हुए तरबूजों से वाटरमेलन रेस्टोरेंट का बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगा और कस्टमर्स कैलाश के रेस्टोरेंट को छोड़कर उधर जाने लगे। तब कैलाश के आंख लाल हो गए। उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट से कस्टमर्स को हमेशा के लिए दूर करना होगा, लेकिन कैसे? सोचकर उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट के पीछे इकट्ठे हुए तरबूजों के पास आया। खेतों में छिड़काव करने वाले कीटनाशक को उन तरबूजों के ऊपर छिड़काव किया। अबे ओए सत्यदेव, अब इन तरबूजों को खिलाओ रे तुम्हारे कॉन्सेप्ट फूड में, तब कस्टमर्स का फूड पॉइजन हो जाएगा और तुमको जोते से मारेंगे। सोचकर कोई देखे बिना उधर से निकल गया। कैलाश को ढूंढते हुए उनका बेटा चिंटू उधर आकर, मेरे पिताजी को इधर आते हुए देखा था, लेकिन इधर तो नहीं है, कहाँ चले गए होंगे? सोचकर उधर उन तरबूजों को देखकर, अरे वाह, वाटरमेलन मुझे बहुत पसंद है, कहकर एक वाटरमेलन को तोड़कर खाया और बेहोश होकर गिर गया। सचदेव और बाकी लोग उधर आकर देखे। चिंटू के मुंह से झाग निकलते हुए देखकर, चिंटू को सांप ने काट लिया, डॉक्टर के पास ले जाना है कहकर चिल्लाया। वो सुनकर कैलाश उधर आकर चिंटू को और वो टूटा हुआ तरबूज को देखकर, अरे बाप रे, मैंने तरबूज के ऊपर छिड़का जहर को मेरे बेटे ने खाया है क्या? ये लोग तो सांप ने काटा है सोच रहे हैं। अगर मैं अब सच नहीं बोलूंगा तो मेरे बेटे को गलत इलाज करेंगे, कहकर मन में सोचा और सबके सामने उनकी गलती का स्वीकार किया। तब सब लोग कैलाश को पकड़कर खूब पीटे। सत्यदेव चिंटू को हॉस्पिटल लेके गया। दूसरे किसान तब, सत्यदेव तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए हमारे फसल को तुम ही खरीद कर मार्केट दलालों से हमको बचाया। तुम और तुम्हारे रेस्टोरेंट हमारे आशीर्वाद से 100 साल तक अच्छे रहे, कहकर आशीर्वाद दिए। मेरे बिजनेस की वजह से इतने सारे किसानों को बहुत उपयोग हो रहा है, तो मुझे अमेरिका क्यों जाना है? मैं तो अपने माँ पिता और इस गांव को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहकर उस वाटरमेलन रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाते हुए उधर ही खुशी से रहने लगा। गंगा गांव नाम के छोटे से गांव में एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां होने से उसमें खूब जिंदगियां पलती थी। इसकी वजह से वो गांव वाले इस तालाब से मछली पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। गंगा गांव में मछुआरों के अलावा और कोई नहीं रहता था। उस गांव में बिशन नाम का एक मछुआरा बूढ़ा और बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। उसकी पत्नी शांति उसे दवाई देकर उसकी ध्यान से देखभाल करती थी। बिशन का बेटा नूतन अपने पिता का कारोबार संभालते हुए परिवार की देखभाल करता था। नूतन बहुत होशियार था। वो नए नए तरीकों से मछलियां पकड़ना और उसके लिए चाहने वाले चीजों के बारे में दूसरे मछुआरों को बताता था। और तो और कौन से गांव में कौन सी मछली का कितना डिमांड है, कितने में बेचना चाहिए, वो सब बताता था। सारे मछुआरे नूतन के कहे बातों का पालन करते थे। इस तरह सब खुशी से जी रहे थे कि एक दिन उस तालाब के पास एक कार आकर रुकी। उसमें से विक्रम बल्ला नाम का आदमी का असिस्टेंट कार से उतरा। ये कौन है? सोचते हुए उनकी ओर देखने लगे। विक्रम के हाथ में कुछ कागजात थे। विक्रम मछुआरों से, अब से आप लोग इस तालाब में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये तालाब की जगह मेरे परदादा की है। अब तक मुझे ये बात नहीं पता थी, बस परसों ही मुझे ये कागजात मिले हैं। ये जगह तालाब में बदल गया और आप गांव वाले इसे कारोबार कर रहे हो ये पता चला। आप लोग खिलाफ जाओगे ये मुझे पहले से ही पता था, इसलिए कोर्ट ऑर्डर भी लेकर आया हूँ। इसलिए अब से तुम लोगों में से कोई भी अगर इस तालाब में गया तो उन पर एक क्रिमिनल केस फाइल करूँगा
कम से कम 4 साल जेल की सजा भी मिलेगी, ध्यान रहे। बेटा, हम सब इस तालाब पर निर्भीक होकर ही जी पा रहे, अब अचानक आकर इस तालाब में जाने से मना करोगे तो हम सब भूख से ही मारे जाएंगे। बेटा, भूख से मरोगे या प्यास से मरोगे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुरंत यहाँ से नहीं निकले तो अभी के अभी पुलिस को बुलवाकर तुम सबको अरेस्ट करवा दूंगा। जरा सा दया करो बेटा। यूं कुछ कह ही रहा था कि नूतन उसे रोककर वहां से ले गया। फिर सब वहां से चले गए। विक्रम अपने असिस्टेंट से, रे सुना है इस तालाब में ढेर सारे मछलियां हैं, हम दूसरे गांव से मछुआरों को बुलाकर मछली पकड़वा कर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें तो कैसा होगा? सर वाह, क्या आइडिया है सर। वैसे भी इस तालाब की जगह को तो कोई नहीं खरीदेगा, फिश बिजनेस रखा तो इससे खूब पैसे कमा सकते हैं। फिर वहां से चले गया। उस रात वो सारे गांव वाले चौपाल के पास इकट्ठा हुए। सब परेशान थे। आप सब क्यों दुखी हो रहे हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस समस्या का एक उपाय सोचा हूँ। आप सब कल शाम तालाब के पास आइए, वो उपाय क्या है मैं दिखाता हूँ। ये क्या करने वाला है? यूं सोचने लगे। अगले दिन शाम सब उस तालाब के पास गए। नूतन उस तालाब के किनारे पर एक गड्ढा बनाया। करीब 4-5 पाइप्स को आधा पानी में आधा इस गड्ढे में रखते हुए बांधा। इसके इर्द गिर्द वो घट से मिट्टी भरा जिससे ये पाइप हिले नहीं। फिर उस गड्ढे में कुछ मछलियां और कुछ कीड़े को चारे की तरह उस गड्ढे में डाला। पाइप के दूसरी तरफ भी जो पानी में था, मछलियों के लिए कुछ चारा रखा। वो गड्ढा फिर पेड़ की झाड़ियों से ढक दिया। ये सब सारे मछुआरे चकित होकर देख रहे थे। ये क्या कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? कल सुबह 6 बजे सब यहाँ पर आना, क्या होने वाला है खुद ही देख लेना। अगले दिन सुबह सब वहां आए। नूतन पेड़ की झाड़ियों को हटाया। बस वो गड्ढा पूरा मछलियों से भर गया। सब हैरान रह गए। हम तालाब में तो नहीं गए, लेकिन फिर भी मछलियां पकड़े। सब खुशी से तालियां मारे। इस तरह सारे मछुआरे तालाब के इर्द गिर्द गड्ढे बनाकर पाइप्स लगाए। वे हर सुबह आकर खुशी से मछलियां पकड़कर जाते थे। ये बात विक्रम बल्ला को पता चला तो वो उस तालाब के पास कलेक्टर और पुलिस को लेकर आया। ये क्या कर रहे हो? इतना कहने के बावजूद मेरे तालाब से मछलियां पकड़ोगे? इतनी हिम्मत? कलेक्टर जी तुरंत इन्हें अरेस्ट कीजिए। कलेक्टर जी, ये तालाब इन्हीं का ही मानते हैं, लेकिन इनमें जो मछलियां हैं वो तो इनके नहीं है ना, वो भगवान के बनाए हुए जीव हैं। लॉ के मुताबिक हम तालाब में बिल्कुल नहीं गए, बाहर से ही ये मछलियां पकड़ रहे हैं। इसमें क्या गलत है बताइए? ओए क्यों रे, अब लॉ पॉइंट के बारे में भी बात कर रहे हो? कह रहा था कि कलेक्टर। विक्रम जी आप रुकिए, वे जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। ये तालाब तो आपका है, इनमें रहने वाले मछलियां नहीं। और तो और इतना ज्यादा जायदाद रखकर भी बेचारे इन मछुआरा का पेट मारने का मन कैसे किया जी आपका? अगर थोड़ा सा भी हृदय और दिमाग हो तो इस तालाब को छोड़कर जाइए, वरना फिर मैं खुद ही उन्हें और ज्यादा पाइप्स लाकर दूंगा, प्रोक्लाइनर से गड्ढे बनाऊंगा। फिर आपके कारोबार के लिए एक मछली तक नहीं बचेगी। कम से कम अभी इस तालाब को छोड़कर चले जाए तो कम से कम आपकी इज्जत तो बच जाएगी। विक्रम सर झुकाकर चला गया। मछुआरे नूतन को ऊपर उठाकर तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किए। कलेक्टर भी नूतन को शेक हैंड देकर उसका अभिनंदन किए। मैजिकल बैम्बू कार। सौरभ और हिमांशु कहकर 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई सौरभ बहुत अच्छा आदमी था। घर पर आए हुए मेहमानों के साथ अच्छा सा पेश आता था और विनम्रता से बात भी करता था। लेकिन हिमांशु ऐसा नहीं था। उनके घर पर आने वालों को थोड़ा सा भी मर्यादा नहीं करता था। एक दिन उनके पिताजी हिमांशु से, बेटा, बड़े लोगों को तुम क्यों इज्जत नहीं देते हो? कल हमारे घर पर आए मेहमानों के साथ थोड़ा बहुत अच्छे से पेश आके बात किया तो क्या होगा तुम्हारा? हाँ पिताजी, घर पर आने वाले सबको मैं इज्जत नहीं देता हूँ। ऐसे फालतू में पैसे पूछने वालों के साथ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, कहकर उधर से जाने वाला ही था। इतने में पिताजी, बेटा वे लोग पैसे मांगने नहीं आए थे, हमारे बैम्बू का खेत जो है ना उसमें बैम्बूस खरीदने के लिए आए थे।
पिताजी, आपको वे लोग जरूरी हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स कार खरीदकर कार रेस में हिस्सा लेकर रेस जीतना ही मेरा आशा है। स्पोर्ट्स कार? इतना पैसा हमारे पास कहाँ है? आपके बस की बात की नहीं है, इसलिए मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ रहा हूँ, कहकर उधर से चला गया। थोड़े दिन के बाद हिमांशु का पिताजी का देहांत हो गया था और सौरभ हिमांशु के पास आके, सुनो भाई, पिताजी गुजरने के बाद पूरा संपत्ति हमको आ गया है। पिताजी को 2 एकड़ का खेत है, एक खेत बैम्बू का है और दूसरा, कहकर कुछ बोलने वाला ही था तभी हिमांशु, मुझे उस बैम्बू का खेत का कोई जरूरी नहीं है भैया, मेरे हिस्से का संपत्ति मुझे दे दो। मैं उसे बेचकर उन पैसों से एक स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा। उससे रेसिंग करना ही मेरा बचपन का सपना है। तुम्हारी मर्जी, मुझे मालूम है कि तुमको बचपन से स्पोर्ट्स कार खरीदना तुम्हारा सपना है, जाओ खरीद लो, कहकर उसका हिस्से का संपत्ति का कागजात उसे दे दिया। फिर हिमांशु अपना हिस्से का संपत्ति बेचकर एक रेसिंग कार को खरीद लिया। अगले दिन हिमांशु अपना कार को लेकर एक रेस में हिस्सा लिया। फिर रेस शुरू हुआ और रेस में हिमांशु सबसे आगे निकल गया। लेकिन अचानक हिमांशु का कार संतुलन खो बैठा और वो हवा में उड़कर यूं चक्कर मारकर नीचे गिर गया और टुकड़ा टुकड़ा हो गया। दूसरी तरफ सौरभ उसका बैम्बू का खेत में अच्छा सा बैम्बू को उगाकर फिर उनको एक ट्रैक्टर में डालकर उनको शहर ले जाकर अच्छे दाम पर बेचकर पैसे बनाने लगा। कुछ दिनों के बाद हिमांशु को अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सौरभ के पास आया और जो कुछ हुआ सबको उसे बताया। अरे इतना सब कुछ हो गया है, अब हम क्या करेंगे? वही तो भाई, अब क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं चल रहा है, कहकर दोनों खेत में बैठकर सोच रहे थे। सुनो, तुमको हमेशा से स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है, मेरा बैम्बू का खेत बेच देता हूँ, उससे जो पैसे आएगा तुम स्पोर्ट्स कार फिर से खरीद कर रेस में भाग लो, देखना इस बार तुम जरूर जीतोगे। भाई, मेरा सपना पूरा करने के लिए आपका खेत बेचना ठीक नहीं है, सोचते हैं और कुछ उपाय के लिए, कहकर दोनों सोचने लगे। इतने में एक मुनीश्वर उधर आया। मुनीश्वर को देखकर दोनों नमस्कार किया। बच्चे, भाई होना है तो तुम लोगों जैसे होना चाहिए, तुम तो एक दूसरे के भलाई के लिए सोच रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोलिए, आपका क्या समस्या है? तब हिमांशु ने जो कुछ हुआ उसे समझाया। तुम तो खुद के पास सोना लगाकर इधर उधर ढूंढ रहे हो भाई, तुम लोगों के पिताजी का आशीष सब इस बैम्बू का खेत में ही है। मेरा बात सुनो और इस बैम्बू से एक स्पोर्ट्स कार तैयार करो, तुम लोगों को सब अच्छा हो जाएगा। बैम्बू से स्पोर्ट्स कार? लेकिन ये तो मुमकिन होगा कि नहीं स्वामी जी? मेरा मंत्र शक्तियों से वो संभव होगा बेटा, कहकर उसका हाथ ऐसा घुमाकर हाथ को उफ किया। बस तभी कुछ पावर उस बैम्बू का खेत में चला गया। तब हिमांशु और सौरभ बैम्बू से एक स्पोर्ट्स कार को तैयार किए और हिमांशु उनका पहला टूटा फूटा हुआ स्पोर्ट्स कार को लाकर उसका इंजन को निकालकर बैम्बू कार को लगाया। अगले दिन कार रेस में हिमांशु अपना बैम्बू कार के साथ हिस्सा लिया। सब लोग उस बैम्बू स्पोर्ट्स कार को देखकर चौंक गए। फिर रेस स्टार्ट हो गया। बैम्बू स्पोर्ट्स कार चल रहा था। हिमांशु बहुत तेजी से चलाकर सबसे आगे निकलकर उस रेस को जीत गया। वैसे ही दोनों भाई एक दूसरों की सहायता करके उस रेस में जीत गए। उसके बाद जो भी काम हो दोनों साथ मिलकर ही करने लगे थे। उज्जैनी में तुकाराम नाम का कांस्टेबल हुआ करता था। उसके पुलिस स्टेशन के इलाके में बहुत सारी चोरी हुआ करती थी। वहाँ का एसआई तुकाराम को बुलाकर, क्यों भाई तुकाराम, हमारे पुलिस स्टेशन के इलाके में इतने सारी चोरियां हो रही हैं, ये सब मुन्ना नाम का चोर ही करवा रहा है, फिर भी उसे एक भी नहीं पकड़ पाए, क्या फायदा इस नौकरी का तुम्हें, ये वर्दी क्यों पहने हो? सर, कल एक रिच स्ट्रीट पर मुन्ना गैंग को चोरी करते हुए जाते वक्त पकड़ने की बहुत कोशिश की है सर, लेकिन वे सब लेटेस्ट स्पीड कार इस्तेमाल करते हैं सर, और हमारे पास होते हैं कटारे साइकिल। अब साइकिल पर हम उनका पीछा करते हुए कैसे पकड़े सर? ओहो, साइकिल पर चेस करके पकड़ना श्रीमान जी के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है तुकाराम जी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखकर तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर मंगवाता हूँ, तुम उसमें जाकर उस गैंग को पकड़ना, ठीक है? अरे अगर बहाने बोल रहे हो तो ऐसे बोलो कि वो यकीन करने लायक हो, ना कि हेलीकॉप्टर, ना ही AK-47, ना ऐसे मनपसंद कहानियाँ मत सुनाओ मुझे। कहते ही बाकी के पुलिस वाले हंसने लगे। तुकाराम को अपने सर को पीटने का मन किया।
घर आकर पत्नी सतीदेव को बुलाकर, सती जरा झंडू बाम लेकर देना, सिर फटे जा रहा है। आहा, स्टेशन में ऐसा कौन सा महान काम करके आए कि सर फटा जा रहा है? चोरों को पकड़कर गवर्नमेंट के हवाले दिए क्या? गवर्नमेंट ने तुम्हें कोई मेडल्स दिए हैं क्या? छी, मेरे घर वाले जब पुलिस वाले है कहा तो मैंने कोई बड़ा सा रैंक समझा था। कांस्टेबल अगर पता होता तो बिल्कुल शादी नहीं करती। उनकी लड़ाई सुन रहा उनका बेटा चिंटू झंडू बाम लाकर उसके पिताजी का सर दबाते हुए, पिताजी मैं आपके सर पर ये झंडू बाम मसलता हूँ, तुरंत आपका सर दर्द भाग जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी को ये सर दर्द देने वाला कौन सा विषय है? मुझे बोलो पिताजी, मैं हेल्प करता हूँ, सॉल्व करूँगा। वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है बेटा, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। चोरों को नहीं पकड़ सका, इसीलिए एसआई सर ने मुझे सबके आगे खड़ा करके मेरा मजाक उड़ाया। मेरे पास तो साइकिल है, अब उस पर जाकर मैं चोरों को कैसे पकड़ूं? तो पिताजी, इंग्लिश सिनेमा की तरह तुम हेलीकॉप्टर में जाकर उन्हें पकड़ सकते हो ना पिताजी? उनके पास तो स्टेशन का हेलीकॉप्टर होता है बेटा, हमारे इतना बड़ा देश नहीं है कि हमारे पास वो सब हो। तो फिर डैडी, मैं आपके लिए एक हेलीकॉप्टर बनाऊं, तब आप उसमें जाकर चोरों को पकड़कर स्टेशन के हवाले कर देना। मेरा सोना बच्चा, हेलीकॉप्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत और पैसे लगते हैं बेटा। तुम्हारी भोली छोटी बातों से मेरा सिर दर्द तो दूर हो गया। चोरों को मैं किसी तरह पकड़ लूंगा, तुम जाकर सो जाओ। मन में चिंटू, अरे मैं अपने पिताजी के लिए किसी भी तरह एक हेलीकॉप्टर बनाऊंगा, उससे मेरे पिताजी के सारे परेशानी दूर हो जाएंगी। कहते हुए फ्रिज में रखे तरबूज निकालकर उसे काटकर उसे एक हेलीकॉप्टर बनाया, लेकिन वो हवा में उड़ते ही नीचे गिरकर टूट गया। फिर बचे दूसरे वाटरमेलन से एक और हेलीकॉप्टर बनाया, फिर उड़ाया, फिर नीचे गिर के टूट गई। उदास चिंटू, छी, ये क्या, वाटरमेलन हेलीकॉप्टर तो उड़ ही नहीं रहा है। भगवान, ये हेलीकॉप्टर अच्छे से उड़े तो कितना अच्छा होगा, तो मेरे पिताजी उन चोरों को अच्छे से पकड़ सकते हैं। यूं कहते ही तथास्तु भगवान प्रकट होकर, बेटा ये लो, तुम्हारे पिताजी के लिए जो कोशिश तुम कर रहे हो उससे देखकर हम प्रसन्न हुए। ये हेलीकॉप्टर लो, ये हवा में उड़ता है, बहुत तेजी से जाएगी। यूं कहते ही उनके घर के सामने एक बड़ा सा वाटरमेलन हेलीकॉप्टर बन गया। फिर सुबह मुन्ना एंड गैंग एक बैंक में चोरी करके भाग निकले। यूं न्यूज देख रहे पिताजी से चिंटू, पिताजी ये लो, ये वाटरमेलन हेलीकॉप्टर में जाकर उन्हें पकड़ो, चलो चलते हैं। कहकर उसके पिताजी को वाटरमेलन हेलीकॉप्टर में बिठाकर चोरी करके जा रहे मुन्ना और गैंग को पीछा करते हुए पकड़कर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिए। वो देखकर एसआई, सॉरी तुकाराम, मैं तुम्हें छेड़ने के लिए हेलीकॉप्टर ये वो कहा, लेकिन सच में तुम हेलीकॉप्टर में जाकर उन्हें पकड़ के, ये बात हम अब तक नहीं यकीन कर पा रहे हैं। वैसे तुम्हें ये हेलीकॉप्टर कहाँ से मिली? ये वाटरमेलन हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा है, इसे किसने बनाया? सर, ये ट्रीट मेरे बेटे चिंटू को मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा अपमान हुआ जानकर मेरा बेटा ये बनाया। वो बहुत होशियार है सर, वो चोरों को पकड़ने में इसका बनाया हुआ वाटरमेलन हेलीकॉप्टर ही बहुत काम आया सर। कहते ही एसआई और उसके साथ खड़े कांस्टेबल्स तुकाराम को और उसके बेटे चिंटू का खूब प्रशंसा किए।